वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप अवगत हैं कि एग्जाम्स आपका 18 जून 2024 को होना है, तो पे एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और अगर अभी तक आपने क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन करें। और अभी हम लोग पेपर 1 के क्लासेस में हैं और पेपर 1 का जो आपका सिलेबस है उसके यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम को देखने वाले हैं। हायर एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? यूनिट 10 में, यानी आपका जो लास्ट यूनिट है यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। और उसी में हायर एजुकेशन सिस्टम में एक टॉपिक हमारा आता है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान में विदेशी तत्वों को जो शामिल किया गया है, तो ये प्रश्न आता है कौन सा तत्व किस देश से लिया गया है, यानी कौन सा फैक्ट किस देश से लिया गया है, कौन सा प्रोविजन किस देश से लिया गया है, इससे प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि आप अवगत हो ही चुके हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी तत्वों का मिश्रण है, यानी भारत का संविधान क्या है? देशी और विदेशी स्रोतों का मिश्रण है। ठीक है, देशी और विदेशी स्रोतों का यहाँ पर मिश्रण है। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, भारतीय संविधान का जो सबसे ज़्यादा भाग है, वो कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935, है ना? भारतीय शासन अधिनियम 1935 यहीं से सबसे ज़्यादा लिया गया है। भारतीय संविधान का अधिकतर भाग यहीं से है। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। भारत के मूल संविधान में टोटल कितना? 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो सबसे लिए गए हैं या फिर थोड़ा परिवर्तन किया गया है। टोटल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से सीधे लिए गए हैं। 395 में से 250 को 1935 का अधिनियम से लेकर समझ रहे हैं क्या प्रभाव इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर। भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका हो गया? 1935 के अधिनियम का। कितने अनुच्छेद लिए गए हैं? तो 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। भारत के संविधान के निर्माण में जो प्रमुख देश हैं जिनसे संविधान में सहायता ली गई है और वहाँ के प्रोविजन को शामिल किया गया है, उनको हम लोग एक लिस्ट के रूप में देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना? यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? यूएसए से देखिए कितनी चीज़ों को लिया हमने। वित्तीय आपातकाल, जो हमारा कह सकते हैं संविधान, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो उसमें से जो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है? तो वित्तीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 360 में आता है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, वो प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आर्टिकल 360 ये वित्तीय आपातकाल का प्रोविज़न है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो हमारे संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है और इस मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी अगर न्यायपालिका कोई निर्णय देती है, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देती है, उसका वो फिर से अवलोकन कर सकती है। मान लीजिए सिंगल बेंच ने कोई डिसीजन दिया तो डबल बेंच लगाकर उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। या अगर सुप्रीम कोर्ट का ये कह सकते हैं बड़ी बेंच ने भी निर्णय दिया, उसके बाद उससे भी बड़ी बेंच बनाकर इसका पुनरावलोकन हो सकता है। नीति न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का फिर से अवलोकन किया जा सकता है। ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में अभी सबसे सर्वोच्च कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई पद नहीं है, बल्कि हमारा देश का संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान से आगे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो संविधान को हमने सर्वोच्च माना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिया है कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जी हाँ, न्यायपालिका में चाहे जजों की नियुक्ति हो या उनके द्वारा दिए गए निर्णय हो, इन सब पर ना ही विधायिका का कोई हस्तक्षेप होता है, ना ही कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है। न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र। आप देखते होंगे कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जजों की नियुक्ति होती है। जजों के वेतन भत्ते आदि में भी उसकी नियुक्ति के बाद कोई परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। तो इन सभी के कारण क्या होता है? न्यायपालिका काफ़ी फ्रीडम फील करती है और भारतीय न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, अमेरिका के न्यायपालिका की तरह। तो ये हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है अगर वो कह सकते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित मापदंड है उसके वो खरा नहीं उतरते हैं और दोषी पाए जाते हैं। तो
राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लग सकता है। तो ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति, हमारे देश में राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित है, ऐसा नहीं कि कोई वंशानुगत बन रहा है, ठीक है? वैसा नहीं है, निर्वाचित राष्ट्रपति है। ये प्रोविज़न भी हमने अमेरिका से ही लिया है। इतनी सारी चीज़ें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चीज़ें ली है। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें, क्योंकि ये पूछा जाता है अक्सर किस देश से लिया गया, बड़े ही कन्फ्यूजन होता है। तो जितनी चीज़ें मैक्सिमम ली गई जिस देश से, उसको हमने शामिल करने का प्रयास किया है। अब देखिए ब्रिटेन से, जो कि हमारा कह सकते हैं कि पितृ राज्य था, जिसके अंतर्गत ही हम लोगों ने सब कुछ सीखा है, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर आए, तो उनसे भी हम लोगों ने 3 चीज़ों को लिखा है। संसदीय प्रणाली, हमारे देश में संसदीय प्रणाली चल रही है, तो ये जो संसदीय प्रणाली, जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, उसी प्रकार यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह लोकसभा। ये जो संसदीय प्रणाली है, हमने कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, हमारे देश में नागरिकता कैसी, जैसे किसी भी इंडियन से पूछिए, उसकी नागरिकता क्या है? तो वो भारतीय था, वो भारतीय नागरिक है। लेकिन अमेरिका में ऐसी बात नहीं, हमने बहुत देशों से ग्रहण किया, लेकिन उनमें जो कि अच्छी चीज़ें थी उसे ही ग्रहण किया। अमेरिका से सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने ली, लेकिन वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। मान लीजिए आप अगर कैलिफ़ोर्निया स्टेट में रहते हैं, तो कैलिफ़ोर्निया स्टेट की का एक अलग सिटीज़नशिप आपके पास है, वहाँ की नागरिकता अलग रहेगी, और फिर एक यूएसए की नागरिकता रहेगी, यानी आपके पास 2 नागरिकता रहेगी, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, एकल नागरिकता है। तो भारत में भी किस प्रकार की नागरिकता? एकल। तो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली जब हमने ब्रिटेन से लिया, और संसद का क्या काम है? विधि बनाना, लॉ बनाना, तो लॉ बनाने का प्रक्रिया भी कहाँ से होगा? तो ब्रिटेन से ही होगा, है ना? इसी से मिलता-जुलता आपका मिल जाएगा। जब संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने 3 चीज़ों को लिया है। ये प्रश्न ना जाने कितने बार आया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमने लिया है वो आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को जो चुना जाएगा, उस निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल हो सकते हैं, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों का मनोनयन करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों का मनोनयन करती है? तो 12 लोगों का। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनयन करती है 12 लोगों का, ये कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से राज्य के निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 लोगों का मनोनयन करते हैं, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ली है? प्रस्तावना, संविधान का जो प्रेम्बल है, संविधान की जो प्रस्तावना है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट, समवर्ती सूची वैसे सूची को कहते हैं जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों के विषय शामिल होते हैं। कुछ ऐसे मान लें कि शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। एजुकेशन को किस में डाला गया? समवर्ती सूची में। यानी एजुकेशन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। लेकिन केंद्र ने अगर कानून बना दिया है, तो उस पर केंद्र का कानून ही लागू होगा, राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा एक ही विषय पर। लेकिन कानून दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर कानून दोनों बना सकती है, और ये समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। शक्तियों का विभाजन, जिस प्रकार शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में 3 पार्ट में बाँटा गया है। केंद्र सूची, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची, जिस पर कि दोनों का, जैसे समवर्ती सूची, इस पर दोनों कानून बना सकती है। तो ये 3 भाग में हमारा जो अधिकार है संविधान में कि किस पर कौन कानून बनाएगा, इसको लेकर 3 सूचियाँ मिलती है संविधान में, और अनुसूची 7 में ये मिलती है ना? अनुसूची 7 में संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यानी संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, इन सब से कोई भी अगर आपसे प्रश्न आता है तो ऑस्ट्रेलिया आंसर कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से हमने इन चीज़ों को लिया है। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 चीज़ों को लिया है। अब जर्मनी से आपात उपबंध, इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 हमारा है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। 3 इमरजेंसी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, और फिर आपका 356 है राष्ट्रपति शासन, और 360 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था विधि आपातकाल। ये तीनों जो आर्टिकल हमने कहाँ से लिया है? तीनों आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल हमने जर्मनी से लिए हैं। आपात उपबंध का प्रावधान जो हमारे भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में
आपात उपबंध का प्रावधान है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा, कनाडा से हमने 2 चीज़ों को लिया है कनाडा से, कि संघात्मक विशेषताएँ, है ना, फेडरल गवर्नमेंट की क्या विशेषताएँ होती है, ये हमने कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, यानी अभी हमने पिछले बार जो ऑस्ट्रेलिया वाले हम लोग कौन को देख रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या-क्या लिया है, वहाँ पे मैंने कहा था संविधान में 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, मान लीजिए एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं ना, उस हमारे नेताओं को लगा कि हमने जितना हमें याद है, जितना हम लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, उतने विषयों को तो शामिल कर लिया है। लेकिन कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कि अभी शामिल नहीं हो पाया हो, या आने वाले समय में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस उत्पन्न हो सकते हैं जो कि अभी नहीं है। तो उस समय उस पर कानून कौन बनाएगा? यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जो ना केंद्र सूची में है, जो ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो इसके बारे में कहा गया, जो चीज़ें संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है ना? संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में और समवर्ती में भी नहीं है, वैसे अगर चीज़ें उत्पन्न होती है, उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है, कनाडा से लिया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हम लोग एक चीज़ लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368, हमारे देश में संविधान में संशोधन हो सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत संशोधन होता है? आर्टिकल 368, इसी अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन होता है। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। और रूस से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य, जिस प्रकार हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं, उसका फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी। तो मूल कर्तव्य ये हमने रूस से लिया है। रूस में संविधान में भी मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यहाँ पर भी हमने उसे शामिल किया है। अब जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसा हमारे देश में क्या है, अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं ना, ऐसा नहीं कि तुरंत आपको फांसी पे चढ़ा दी जाएगा। आपको जो भी सज़ा दी जाएगी, वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए दी जाएगी, है ना? जो भी काम होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होगा, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा कोई भी काम। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? ये जापान से लिया है। तो इतने सारे चीज़ें जो कि है यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि किन-किन देशों से लिया है हमने, संविधान में अडॉप्ट किया है। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और उम्मीद करता हूँ यहाँ से अगर आप अच्छे से इसको कर लेंगे तो एक भी प्रश्न आपका इससे आउट नहीं जाएगा। तो यहाँ छोटा-सा ही चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसे आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से याद कर लें। तो आज के क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन करें और जेआरएफ क्रैक कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख पाएँ। क्लासेस बिल्कुल फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।